हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एग्जाम इंजन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप क्लास से जुड़ चुके होंगे, इस टाइम मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 19 दिसंबर से हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है 19 दिसंबर, आज इस बैच की पहली क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सारी चीजों को समझेंगे कि हम लोग इस बैच को कैसे गो थ्रू करेंगे, साथ में इस बैच का स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा, आप उसे कैसे अप्रोच कर पाओगे और कैसे इन चीजों को समझ पाओगे, इन सब पर भी बात कर लेंगे। साथ में आज पहली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन का स्तर हमारा क्या रहेगा, और ताकि आपका टाइम जाया ना होने पाए, आपको यह पता लगे कि एग्जाम इंजन पर आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। ये सारी चीजें आपको पता लग जाए पहली बार में ही, या आपका डिसीजन करेक्ट था, ये सारी चीजें आपको आज ही क्लियर हो जानी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हम मेंस के लिए अब जा रहे हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हमारा प्री क्वालिफाई हो गया है, इसका मतलब यह है कि हमारी तैयारी अब सुपरफिशियल नहीं रह गई है, हमारी तैयारी अब ऊपर ऊपर से नहीं रह गई है। हमने कुछ तो तैयारी करी होगी, कुछ तो हमने ऐसा पढ़ा ही होगा कि हमारा प्री निकल गया। अब अगर प्री हमारा निकल गया है तो मेंस के लिए हमें अपनी उसी तैयारी का स्तर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उस मेंस के हिसाब पर ले जाना पड़ेगा। तो जो मेंस का हमारे बैच का स्तर होगा, उस पे हम एबीसीडी से शुरू नहीं कर सकते। अगर हम एबीसीडी से शुरू करेंगे, अगर हम फिर से वही दिल्ली सल्तनत पढ़ने लगेंगे, फंडामेंटल राइट, फिर से हम वही सारी चीजें पढ़ने लगेंगे, तो फिर इस बैच का टाइम जाया होगा और ये आपके लिए भी सही नहीं होगा। तो मैंने आपके लिए जिस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग बिल्कुल टाइम पे आ गए हो क्लास पे। तो सबसे पहले आप देख लो कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस मेंस के स्पेशल बैच की। इसमें हम लोग दो तरीके की क्लासेस रखेंगे। ऑब्वियसली एक हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। कैसी क्लास होगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होगी। और दूसरे तरीके की जो हमारी क्लास होगी, ये वही सब्जेक्टिव क्लास होगी, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स भी कराता हुआ चलूंगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? ए से लेकर अगर डी तक हमसे पूछ दिया गया है तो ए से डी को तो कंसीडर करेंगे ही, लेकिन हम अपनी जो तैयारी है वो ई से अब आगे बढ़ाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेंस में क्वेश्चन का स्तर क्या होगा उसे समझने की कोशिश करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को हैंडल कैसे कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी के स्टूडेंट ने आज तक हैंडल नहीं किए हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस का स्तर इस मेंस के बैच में रहेगा। और आज मैं शुरुआत भी वहीं से करने वाला हूं, जिसको आप बोलते हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। लगभग अभी तक वो जो स्तर हुआ करता था वो पीसीएस और यूपीएससी में हुआ करता था, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपसे यूपीएससी का तो स्तर छोड़ दीजिए, पीसीएस का भी स्तर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पहली बार हो रहा है तो हमें अपनी तैयारी उस लेवल की रखनी ही है, क्योंकि जीवन हमें बार बार मौके ऐसे नहीं देगा, वैकेंसीज बहुत सारी हैं। तो हम जो अपनी तैयारी है, जो हमारी पहले तैयारी हुआ करती थी एसएससी की, उससे थोड़ी सी बढ़ाकर और पीसीएस के क्वेश्चन से लेवल नीचे घटाकर अगर हम कहीं इस बीच में अपनी तैयारी रखते हैं तो इस बार सिलेक्शन हमारा जरूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले, और क्वेश्चन का स्तर देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस बैच में सब्जेक्टिव किस तरीके से हम लोग और कहां से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेंस की कॉपी अलग से बना लीजिए। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराया करूंगा स्टेटमेंट वाइज, हर 25 क्वेश्चन के बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा और उसकी आंसर की अलग से दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हर 25 क्वेश्चन के बाद, जैसे मान लीजिए एक क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए, अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो इनको 20 क्वेश्चन को करने में भी समय लगेगा, लेकिन इन 20 क्वेश्चन को करने का मतलब यह है कि आपको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब ही यह है कि आप एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। तो आपको पीडीएफ ऐसे मिलेगी, जैसे मान लो एक क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन कराए, तो अगली क्लास में जब मैं 20 या 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो टोटल 25 क्वेश्चन की आपको इस क्लास के बाद मिल जाएगी पीडीएफ। 25-25 के सेट में आपको दिया करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंसर करने की कोशिश करिएगा।
पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करना आप सीखो। अभी आपने इस तरीके के क्वेश्चंस हैंडल नहीं किए, समझो आपसे क्या बोल रहा है, आराम से पढ़ते हैं, टेंशन फ्री रहो। आपसे यहां पर बोला गया है कि ये क्वेश्चन वर्टिकल फार्मिंग के लिए है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्टिकल फार्मिंग के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। कितने कथन हमारे सामने दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी और सी, ये तीन हमारे सामने कथन दिए हुए हैं। अब इनको हमें पढ़ना होगा। देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, पारंपरिक खेती की तरह जमीन पर क्षैतिज रूप से खेती करने के बजाय वर्टिकल फार्मिंग जो है यह दुर्लभ भूमि और जल संसाधनों पर बहुत अधिक प्रभावित किए बिना ऊर्ध्वाधर खड़ी परतों में फसल उगाई जाती है। कई लोगों को तो बाउंस मार गया होगा ऊपर से, अरे ये कौन सी कथा पढ़ दी, अरे ये क्या हो गया यार, गलत बयाना तो नहीं हो गया। कई लोगों को यही लग रहा होगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, इसको देख लो। जो आप यहां पर पिक्चर पे देख पा रहे हो इसी को बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग। एक नॉर्मल फार्मिंग होती है, जैसे कि जमीन पर खेती करी जाती है, हेक्टेयर के हेक्टेयर दूर दूर तक के मैदान है, खेती हो रही है, वो तो हो गई आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग। इसको बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग। आप देख रहे हो एक प्लांट जैसा सिस्टम लगा दिया गया है और उसमें आप देख रहे हो ऐसा एक बड़ा सा ऊंचा सा स्टैंड है और उसमें लेयर वाइज इस तरीके से ट्रे के ऊपर खेती करी जाती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग। अब इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि आप कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा खेती उपजा सकते हो, ज्यादा कृषि कम जमीन पर कर सकते हो। दूसरी चीज इसकी खास बात यह होती है कि यह वाटर इफेक्टिव होती है। वाटर इफेक्टिव का सेंस यहां पर यह है कि इस खेती में पानी की खपत कम होती है। और तीसरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि खेती में हर एक पौधे को आप जितना पानी देते हो ऑन एन एवरेज उसका वो 1% ही यूज कर पाता है, इसके अलावा बाकी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है। तो अब आप समझो वर्टिकल फार्मिंग के एवज में आपसे यहां पर क्या बोला जा रहा है। अब आप आई थिंक बेहतर बना लोगे क्वेश्चन। यहां पर लिखा हुआ है पारंपरिक खेती की तरह जमीन पर क्षैतिज रूप से खेती करने के बजाय, बिल्कुल ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग दुर्लभ भूमि और जल संसाधनों पर बहुत अधिक प्रभावित किए बिना ऊर्ध्वाधर खड़ी परतों में फसल उगाई जाती है। सही है कि नहीं, अब आप समझ गए। दूसरा है एरोपोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स जैसी वर्टिकल फार्मिंग प्रणालियां संरक्षित कृषि के व्यापक दायरे में आती हैं। यह भी सही है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग आप किसी भी तरीके की ले लो, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग आप किसी भी तरीके की ले लो, वो बेहतर ही तरीका है पुराने वाले से। अब तीसरे में क्या बोला गया है, ऑल क्रॉप्स ग्रोन बाय वर्टिकल फार्मिंग मेथड आर यूजुअली ओवर 95% वाटर एफिशिएंट। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जितनी भी वर्टिकल फार्मिंग करी जाती है, अभी मैंने आपको बताया ना, वो वाटर इफेक्टिव होती है, पानी की खपत उसमें कम होती है, बहुत कम पानी लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ए बी एंड सी। कोई समस्या तो नहीं है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समा अंसारी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, आपको बोला गया है कि तीनों स्टेटमेंट पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। आई थिंक यहां पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं ये हिमालयन रेंज से दिए हुए हैं। अब हिमालयन रेंज के बारे में हमें एक चीज पता होनी चाहिए, अगर हमारा बेसिक क्लियर है हिमालयन रेंज के लिए तो आप क्वेश्चन बना लोगे बहुत आराम से। ये ऊपर का भारत वाला हिस्सा हमने ले लिया है, पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है शिवालिक रेंज इज कंप्लीटली एब्सेंट इन अरुणाचल प्रदेश। क्या ये सही है, क्या ये सही है? अरे भाई हमें पता होना चाहिए ना, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के आप नीचे आ जाओ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। ग्रेटर हिमालय के आप नीचे आ जाओ तो ये वाला हो गया आपका मिडिल हिमालय, और मिडिल के भी नीचे आ जाओ तो ये आपका हो गया लेसर हिमालय। इसी को शिवालिक श्रेणियां बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा, ये जो ग्रेटर हिमालय है और ये जो मिडिल हिमालय है, ये मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है ना, ये कहां पे जाके खत्म हो जाती है, ये सिक्किम पे जाके खत्म हो जाती है। अरे भाई कंचनजंगा का नाम सुना है ना, कंचनजंगा सिक्किम पे जाके खत्म हो जाती है ना ये चोटी, लेकिन इसके भी आगे ये शिवालिक की पहाड़ियां इसके भी आगे चली जाती हैं। और कहां तक जा रही हैं, भारत में अरुणाचल प्रदेश तक, इवन इसके भी आगे भारत के आगे भी निकल जाती है। तो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, शिवालिक रेंज इज कंप्लीटली एब्सेंट इन अरुणाचल प्रदेश। गलत है भाई, ये वो प्रेजेंट है वहां पे,
प्रेजेंट है, शिवालिक रेंज ही तो जा रही है वहां पर। दूसरा पढ़ते हैं, हिमाद्री रेंज टर्मिनेट्स एब्रप्टली एट द सिंटेक्शियल बेंड। कहने का मतलब यह है कि जो हिमाद्री है, हिमाद्री पता है किसको बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री बोल देते हैं। हिमाद्री का मतलब क्या है? हिमाद्री का मतलब क्या है? हिम का मतलब बर्फ और आद्री का मतलब आच्छादित, बर्फ से ढका हुआ, जो साल भर बर्फ से ढका रहता है उसे हिमाद्री बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय। तो आपसे पूछ क्या यहां पर क्या कह रहा है? हिमाद्री श्रेणियां अच्छ संघीय मोड़ पर अचानक समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया हिमाद्री यहां पर आके खत्म हो जाती है, सिक्किम पे आके खत्म हो जाएंगी हिमाद्री, ये वाला सही है। तीसरा देख लो, लेसर हिमालय आर द ओनली हिमालयन रेंज हैविंग अ नॉर्थर्न स्लोप स्टेपर देन द साउथर्न स्लोप। क्या बोल रहा है? लेसर हिमालय, सबसे नीचे वाला लघु हिमालय, एकमात्र ऐसी श्रृंखला है जिसका उत्तरी ढलान दक्षिणी ढलान की तुलना से अधिक तेज है। बिल्कुल सही है, इवन सभी का तेज है, सभी का। आप देख रहे हो ऐसे कर्व में सारी पहाड़ियां फैली हुई हैं, तो सबके उत्तरी हिस्से ऊपर की तरफ है। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो गया? बी एंड सी। बी एंड सी आर करेक्ट, ए नहीं करेक्ट है। सॉर्टेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां पर आपसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है, आपसे एमएसपी के बारे में पूछा हुआ है। एमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले तो आप ये समझ लो एमएसपी का मतलब क्या होता है। देखो होता क्या था, हमेशा किसान ने खेती करी, मेहनत करी, मजदूरी करी और उसके बाद किसान की फसल उगी। किसान ने मान लो इस साल चावल की फसल उगाई और वो किसान मंडी में गया अपना चावल बेचने, क्योंकि अब कमाई की बारी आई है। अब वो किसान मंडी में ये सोचकर गया कि मैं 20 रुपए किलो की दर से अपना सारा चावल बेचूंगा। लेकिन वहां पे मान लो कि 4 ऐसे धन्ना सेठ बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट में मोनोपोली कर रखी है, इनको पैसे की कमी नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने मंडी के सारे व्यापारियों को बोल दिया कि आप किसानों से चावल मत लेना, हम आपको सस्ते में देंगे चावल। किसान तो 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, अगर तुम किसान से नहीं लोगे तो एक टाइम के बाद, 1 महीने बस रुक जाओ, हम आपको 15 से कम में ही देंगे। ठीक है। सारे व्यापारियों ने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसान गया चावल बेचने, वो जहां पे भी जा रहा है चावल बेचने, व्यापारी उसको बोल रहे हैं 15 से कम में दो, नहीं तो हम तो नहीं खरीदने वाले। किसान परेशान है। हर दिन के हिसाब से जब जब उसकी फसल नहीं बिक रही है, हर एक किसान को घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे ये बताओ। हर दिन किसान बेचारा ट्रैक्टर में अपनी फसल लाद के ले जाता है मंडी तक, बेचने जा रहा है, बिक नहीं रही है, बेचारा उदास होकर वापस आ जाता है। अब 1 महीने तक ऐसे ही परेशान रहा। उसके बाद अचानक से मैं उतरा धन्ना सेठ की तरह, मैंने कहा बाबू कितना है चावल तुम्हारे पास? उसने कहा साहब 1000 किलो है, मतलब 1 टन है हमारे पास चावल। मैंने कहा देखो चावल तो ये तुम्हारा बिकेगा नहीं इस हिसाब से, और मुझे ये सारा चावल दे दो, मैं चावल का आड़ती हूं, लेकिन हाँ 12 रुपए किलो के हिसाब से दोगे तो ही खरीदूंगा। 12 रुपए के हिसाब से बोलो, अभी पूरा पैसा गिन दूंगा यहीं पे। वो बेचारा गरीब है, 2 महीने से वो झटके खा रहा है, उसे पैसे की भी तो जरूरत है। उसने कहा ठीक है साहब, चलो 12 ही के हिसाब से खरीद लो। मैंने जो उसकी मेहनत थी, जिसके लिए वो चाह रहा था कि 20 रुपए किलो उसका चावल बिके, मैंने उसे 12 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लिया। और उसके बाद व्यापारियों को मैंने वादा किया था कि मैं 15 से कम में आपको दूंगा। मैंने क्या किया? मैंने कहा 14.5 रुपए के हिसाब से हम तुम्हें चावल देंगे। मैंने उसमें भी कमा लिया। 2.5 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने कमाया। 12 का खरीदा, 14.5 का अपने डीलर्स को दिया। डीलर्स के नजरों में हमारी इमेज भी है, मैंने पैसा भी कमाया, सारी चीजें अच्छे से रही। लेकिन घाटा किसका हुआ? घाटा हुआ इस किसान का, इस किसान भाई का घाटा हुआ। इन्हीं सारी मोनोपोलीज को खत्म करने के लिए मार्केट की भारत सरकार ने लॉन्च किया क्या? एमएसपी। भारत सरकार ने कहा अब से हम मंडी के अंदर एमएसपी सिस्टम ला रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत सरकार ने कहा हर एक किसान की हर एक फसल एमएसपी के अंतर्गत आएगी।
जिसमें हम ये तय करेंगे कि मिनिमम इतने में उसकी फसल बिकनी चाहिए, इतने से कम में अगर आपने खरीदने की कोशिश करी तो वो कानूनन अपराध होगा। दैट इज कॉल्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि अगर सरकार ने बोल दिया कि इस साल ये फसल 18 रुपए किलो इसका एमएसपी है, तो इसका मतलब यह है कि 18 रुपए से कम में वो फसल आप खरीदने की भी कोशिश मत करिए। बात आई समझ? तो किसानों की आमदनी को संरक्षित करने के लिए एमएसपी लाई गई। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट, अब आपको आ जाएगा समझ। आपसे कह रहा है कि एमएसपी का जो निर्धारण है, जो एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, किस आधार पर करती है, हमें यह समझना है। चलिए देख लेते हैं। उत्पादन की लागत पे, बिल्कुल सही है। उत्पादन पे जितनी लागत आ रही है उसके बेसिस पर तो करेंगे ना। दूसरा क्या है, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, यह भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोडक्शन कॉस्ट पर कर दिया और मार्केट में जीवन यापन करने के लिए चीजों की कीमतें और बढ़ी हुई हैं, उनको देखा ही नहीं। इसको भी कंसीडर करते हैं। इनपुट आउटपुट मूल्य समता, बिल्कुल सही है, इसको भी देखते हैं। प्राइस पैरिटी क्या चल रही है कि भैया डीलर को कितने का मिल रहा है, किसान को कितने का पड़ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, ये भी बिल्कुल सही है, हमारे चारों सही है। यहां पर एमएसपी जो है ये इन चारों फैक्टर पर निर्धारित करी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से आ गया है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है ओशियन एसिडिफिकेशन। यह शब्द होता क्या है, ओशियन एसिडिफिकेशन होता क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे महासागरों में, ओशियंस के अंदर जो अम्लीकरण हो रहा है उसके बारे में हमें बताना है। अम्लीकरण का मतलब यह है कि हमारा जो ओशियन का वाटर है उसकी पीएच वैल्यू घटती चली जा रही है। अब पीएच वैल्यू घटती चली जा रही है तो अम्लीकरण हो रहा है ना, पानी ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है ना। अरे भाई पढ़ते हैं ना हम लोग साइंस में कि अगर 7 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो क्षार हो रहा है, मतलब बेस हो रहा है। और अगर 7 से नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, ये अम्ल हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, ज्यादा खट्टा होता चला जाएगा। नींबू की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, 2 से 3 के बीच में। बात आ गई समझ? तो ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब है कि महासागरों में जो अम्लीकरण हो रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए, हमें यह समझना है क्या बोल रहा है। चले पढ़ लेते हैं। यहां पर आपसे पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है महासागरीय अम्लीकरण समुद्र के पीएच में वृद्धि से समुद्र के रसायन में परिवर्तन है। ना भैया, समुद्र के पीएच में वृद्धि हो जाएगी तो क्षार हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अम्लीकरण की, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। गलत है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहां पर कह रहा है एसिड रेन एंड एट्रोफिकेशन आर द चीफ कॉसेस ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। मतलब यह बोल रहा है कि जो महासागर के अंदर पानी में अम्लीकरण हो रहा है उसके लिए अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन ही एक मेन कारण है। गलत, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेन कारण यही नहीं है, ये जो फैक्ट्रियों का दूषित पानी जा रहा है, केमिकल बेस्ड फैक्ट्रियां चल रही, जो थर्मल पॉल्यूशन कर रही हैं, इनका भी तो पानी महासागरों में जा रहा है, इनकी वजह से भी तो एसिड हो रहा है, एसिडीकरण इनकी वजह से भी तो हो रहा है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है यहां पर ओशियन एसिडिफिकेशन कैन एडवर्सली इंपैक्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक कोल्ड वाटर कोरल्स, मोलस्कस एंड, ये बिल्कुल सही है। हिंदी में भी आप पढ़ के देख लो। महासागरीय अम्लीकरण ठंडे पानी के कोरल, मोलस्क, क्रस्टेशियाई जैसे जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह बिल्कुल सही है। अम्लीकरण क्या कर सकता है, खराब इंपैक्ट डाल सकता है। क्लियर है? इसकी वजह से हमारा जो मरीन हैबिटेट है वो नुकसान की कगार पर पहुंच गया है। बिल्कुल सही। 2-4 लोगों ने तो आंसर सही कर दिया है। रवीन टिकेदर आंसर सही है, अभी का आंसर सही है, सचिन का भी सही है। क्लियर है? सॉर्टेड है। फहाद मोहम्मद का कहना है थ्योरी क्लास नहीं होगी। अगर आप क्लास के पहले मिनट पे आ जाते तो आप ये मत पूछते मुझसे, लेकिन आप बाद में आए हैं इसलिए आपको पता नहीं लगा। दोनों होंगी डियर, क्यों परेशान हो रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है किसके बारे में, भारत के मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। अब अगर हमें सी पोर्ट्स के बारे में पता है तो ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते।
अब ऐसे क्वेश्चंस को हम हैंडल कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हमें पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेजर पोर्ट्स हैंडल 25% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्या यह बात सही है कि भारत के जितने मेजर पोर्ट्स हैं वो सब मिलके भारत का 25% ट्रेड हैंडल करते हैं? नो, ये तो करंट अफेयर का भी डेटा है। भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं वो भारत की 70% ट्रेड वैल्यू को हैंडल करते हैं। गलत हो गया, इतनी ज्यादा ट्रेडिंग हैंडल करते हैं हमारे मेजर पोर्ट्स, इतनी कम नहीं, 25% केवल। दूसरा क्या है, इंडिया हैज 13 मेजर सी पोर्ट्स एंड 205 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट। ये बिल्कुल सही है, ये स्टैटिक जीके का झमाझम एकदम क्वेश्चन है कि हमारे 13 मेजर पोर्ट हैं और 205 नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, ऑन द वेस्ट कोस्ट। चलो भाई, ये भारत हो गया, वेस्ट कोस्ट क्या है, पश्चिमी तट, मतलब बात हो रही है यहां की। क्या बोल रहा है, ऑन द वेस्ट कोस्ट देयर आर द पोर्ट्स ऑफ मुंबई, एन्नौर कहां आता है, पारादीप, नो, एन्नौर और पारादीप बेटा ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं, मुंबई आता है केवल वेस्टर्न कोस्ट में, तो ये भी आपका गलत हो गया। चौथा पढ़ लेते हैं, विशाखापत्तनम इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। गलत, मुंबई इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। सारे गलत है, सही क्या मिला, दूसरा सही मिला बस, ऐसा है कुछ? जी हां, बी इज द राइट आंसर। आप समझ गए, निचोड़ लिया इस क्वेश्चन ने, हर तरीके से निचोड़ लिया, आपकी सारी नॉलेज चेक कर डाली इस क्वेश्चन ने, स्टैटिक जीके भी, करंट अफेयर भी, सारी चीजें भी। क्लियर हुई बात? अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं स्टैटिक जीके की मदद से? हमें स्टैटिक जीके जरूर पढ़नी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, तब जाके हमारे क्वेश्चन बनेंगे वहां पे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, आपसे पूछ रहा है अजंता और एलोरा केव्स के बारे में, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। चले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। यहां पर कहा गया है बोथ आर बिल्ट इन सेम पीरियड। गलत, एक ही कार्यकाल में नहीं बनी हुई है। बोथ केव्स आर एसोसिएटेड विद ऑल थ्री रिलीजन, मतलब जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो इन तीनों धर्मों से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से? बौद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड जैनिज्म। गलत, जो अजंता की गुफाएं हैं अगर आपको पता है ये बौद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म तीनों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। और देख लेते हैं, बोथ अजंता एंड एलोरा केव्स हैव इमेजेस ऑफ पद्मपनी एंड वज्रपनी। ये बिल्कुल सही है, तो सी सही है, सी हमारा आंसर हो गया। पद्मपनी पता है कौन है? पद्म का मतलब लोटस, कमल, जिनके हाथ में कमल का फूल है, और वज्रपनी जिनके हाथ में वज्र है, अस्त्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। यहां पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बाय द वे, कंप्यूटर का बैच भी हम अलग से स्टार्ट कर रहे हैं 24 दिसंबर से, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है, और ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए होगा, कंबाइंड ही है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, 24 तारीख से हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, प्रोटोकॉल में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, प्रोटोकॉल में बहुत तरीके से फंसाएगा। हमें यह पता होना चाहिए, जैसे एफटीपी है, इसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन कैसे देगा? आपसे पूछेगा कि कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एक डेटा को दूसरी लोकेशन पे भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तब आपका आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब अगर आपसे पूछे कि कोई एक डेटा को दूसरे लोकेशन पर भेजने के लिए जब ईमेल का यूज करते हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल यहां पर आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले आप करो, देखो कितने लोग बता पाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है?
समान समांसारी आंसर सही है। पाइनियल, पाइनियल ग्लैंड ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। सवाल ये उठता है कि ये कहां पर होती है? ये आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है उसके पास में होती है पाइनियल ग्लैंड। और ये क्या काम करती है, कोई बता सकता है? ये क्या काम करती है? आपको पता है? पाइनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है आपके स्लीप पैटर्न के लिए, स्लीप पैटर्न के लिए। स्लीप पैटर्न, जब टेंशन होती है तो आपको नींद नहीं आती, जब आप थक जाते हो तो नींद बहुत आती है, जब एग्जाम है अगले दिन तो नींद नहीं आ रही है, और जिस दिन आखिरी एग्जाम है, एग्जाम खत्म हो गया, उस दिन नींद आ जाती है बहुत अच्छे से। क्यों? पाइनियल ग्लैंड ये उसी तरीके के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जब स्ट्रेस्ड हार्मोन्स आएंगे तो स्लीप पैटर्न आपका अफेक्टेड हो जाएगा, और जब अनस्ट्रेस्ड हार्मोन्स आएंगे तो उसी तरीके का आपका स्लीप पैटर्न हो जाएगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। कारण क्या है? पाइनियल ग्लैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू पॉवर्टी इज करेक्ट? फिर से इकोनॉमी से क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि गरीबी के लिए, ठीक है, जो सरकार गरीबी रेखा, एक पैरामीटर जो सरकार ने बनाया हुआ है, ये किस बात पर निर्भर करता है? चलिए पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड बाय द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। बिल्कुल सही है, ये इस आधार पर तय करी जाती है कि समाज में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी डाइट में मिनिमम कैलोरीज है, मतलब जो मिनिमम कैलोरीज आपकी बॉडी में एक दिन में जानी चाहिए उतनी भी नहीं उन्हें मिल पा रही है, इस आधार पर तय करी जाती है। बिल्कुल सही है। अगला पढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन takes into consideration social factor as illiteracy, its health, etc. नहीं, गरीबी रेखा का साक्षरता या असाक्षरता से कोई लेना देना नहीं है, इसमें लिटरेसी या इलिटरेसी नहीं देखी जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, अरे भाई कई बार आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे ढेला ठेंगा कुछ नहीं आता, बाबा जी का ठुल्लू, बोल दो ABCD सुना दो, काका काका सुना दो, पता लगा कच्चा बनियान तक गीला हो जाएगा सुनाने में, लेकिन हाथ में फॉर्च्यूनर है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे थोड़ी है वो। नेक्स्ट, इनकम एंड एसेट्स आर द ओनली फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। आपसे बोल रहा है कि आय और संपत्ति गरीबी से जुड़े हुए एकमात्र कारक हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक गरीब जो हो, हम उसको गरीबी रेखा पे वो है या नहीं है, हम इस बात पर निर्धारित करें कि उसके पास कितनी संपत्ति है। संपत्ति बनाना हर एक की विश है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो संपत्ति नहीं बनाना चाहते, उन्हें प्लॉट नहीं खरीदना है, उन्हें बंगला नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदनी है, पैसा अकाउंट में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोन पे लेके भी सब कुछ खड़ा करते हैं। तो ये अपना बिल है, इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। इनकम, गरीबी तो एक्चुअली इसी से निर्धारित होती है कि मिनिमम जितनी कैलोरी हमारी बॉडी में चाहिए, अगर आप उतना भी नहीं खा पा रहे हो तो वाकई में फिर प्रॉब्लम है। इसको भी गलत कर दो। नेक्स्ट, द आइटम्स इंक्लूडेड इन कंजम्पशंस बास्केट आर एक्वेटेड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन एंड द नंबर ऑफ पुअर। क्या बोल रहा है? उपभोग करने की वस्तुओं में शामिल वस्तुएं गरीबी रेखा और उनके बारे में बताती हैं। नहीं, यह भी विल पावर है, या फिर आप बोल सकते हो विश है। आपको किन चीजों का उपभोग करना है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, पैसा बहुत है अकाउंट में लेकिन उसके बाद भी उन्हें एसी में रहना नहीं पसंद, वो आज भी पंखे और कूलर में रहते हैं। तो ये अपने ऊपर है। और बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि 10,000 की भी नौकरी है लेकिन एसी लगा रखा है। क्लियर है? तो हमारा ये भी गलत हो गया। आंसर हमें सिर्फ एक ही मिला है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहां क्या बोल रहा है। अच्छा, यहां तो अलग ही अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, सीधे बोल दिया है कि इन पर विचार करिए। चलो विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? मुहाने पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है। देखो ये भारत है, कभी भी आपसे पूछा जाए
कि ये हमारा वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। कभी भी आपसे पूछा जाए ज्यादा मुहाने किधर हैं, मतलब ज्यादा छोटे बड़े मिलाकर पोर्ट्स किधर हैं, वेस्ट साइड में है। यहां पर क्या दे रखा है, पश्चिम तटीय मुहाने पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल, इसका मतलब यह है कि ये देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये तो अब हो ही नहीं सकता, अब या तो फोर्थ होगा या सेकंड होगा या फिर फर्स्ट होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों में ए है। अब सेकंड पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पश्चिम तट की तरफ जितने भी मैदान है ना, इनमें पानी की मात्रा कम नहीं है, बहुत पानी है। इधर की साइड आपको कम वाटर मिलेगा, इधर की साइड बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको कम वाटर मिलेगा, लेकिन इधर नहीं मिलेगा अरेबियन सी की तरफ, ये भी सही है। अब देख लेते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी भी किसी को नहीं कर सकते, कोई भी हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं कन्नड़ और कर्नाटक कोस्टल प्लेन जो है ये गोवा से मंगलौर तक है, मतलब यहां गोवा से स्टार्ट होके कर्नाटक के मंगलौर तक है, ये बिल्कुल सही है। और इसी को क्या बोलते हैं, कन्नड़ या कर्नाटक के तटीय मैदान, ये भी सही है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए चौथा भी पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मालाबार कोस्टल प्लेन्स आर लो लाइंग प्लेन्स विद द एब्सेंस ऑफ लगून्स बैकवाटर एक्सेट्रा। मालाबार का जो तटीय मैदान है ये निचले मैदान है जिनमें समुद्र तल, अप्रवाही जल आदि का अभाव है। मैंने अभी आपको बोला, देखो मालाबार समुद्र तटीय मैदान किनको बोलते हैं, ये नीचे वाले, ये सब, ये वाला हिस्सा पूरा कन्याकुमारी तक नीचे तक, ये वाले जितने भी हिस्से हैं किनारे के, ये बोल रहा है कि इनमें वाटर का अभाव है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बोला इधर पानी बहुत है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, हमारा सेकंड इज द राइट आंसर। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आशुतोष कुल्हारी का कहना है ये रिपोर्ट, जी हाँ, आप पावर्टी वाली बोल रहे हो ना, पावर्टी वाली रिपोर्ट हर साल निकलती है और बहुत सारी पब्लिक एजेंसीज भी हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज भी हैं जो कि इसको बनाती है। ये नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे बड़ी रिपोर्ट बनाई जाती है वो तो WHO के द्वारा बनाई जाती है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन तो मुझे आपसे डिस्कस करने ही थे, साथ में इनका सैंपल भी आपको देना था। क्या आप आज की क्लास से सैंपल ले लो कि इस बैच में हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। हल्के क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ बहुत हो सकते हैं हल्के क्वेश्चन, लेकिन मिला जुला संगम रहेगा। कुछ और पैटर्न आपको समझा देता हूं कि इस क्लास में हम लोग कैसे करेंगे कवर, उसको थोड़ा सा आप समझ लो। आज की क्लास मैं छोटी ही रखूंगा, कल से फुल फ्लैश में स्टार्ट करेंगे। आज आपने देखा कि हम लोग स्टेटमेंट वाइज केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा हमारा तरीका होगा मैच वाले क्वेश्चन, हमसे मैचेस वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 4 ऑप्शन इधर दे दिया, 4 ऑप्शन इधर, अब मिलान करो, ऐसे करके फिर नीचे पैटर्न लिखे रहते हैं 2 1 3 4 3 4 2 1 ऐसे करके लिखा रहता है। ऐसे भी होंगे क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, जैसे अभी आपने TCP वाला क्वेश्चन देखा। साथ में अब अगर थ्योरी की बात करें तो कैसे करेंगे, थ्योरी भी हम करेंगे लेकिन बहुत तेजी से गो थ्रू करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री हो गई तो हिस्ट्री में मैं टाइमलाइन कराऊंगा यहां पर आपकी, पॉलिटी हो गई तो पॉलिटी में एक एक टॉपिक पर सीधा सीधा क्वेश्चन क्या क्या हमारे बन सकते हैं फटाफट रैपिड कराऊंगा। जैसे आज हमने ले लिया इमरजेंसी एंड गवर्नर, तो इमरजेंसी और गवर्नर से बनने वाले सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। लेकिन शुरुआत में किससे कर रहा हूं, तो इस वाले बैच में शुरुआत इकोनॉमिक्स से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिक्स में बड़ी समस्या हो रही है सबको, और पिछली बार CDS में और CGL में दोनों जगह पर इकोनॉमिक्स के कई क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार मैं जो कल की क्लास हमारी स्टार्ट होगी ये इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगी। कल की क्लास में क्वेश्चन नहीं होंगे, कल की क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव वे रखेंगे इकोनॉमिक्स का। क्लासेस मिली जुली हुई रहेंगी, मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि अगली क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव टॉपिक करेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मिला जुला रहेगा संगम सारी चीजें, क्योंकि हमें कुछ तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी करंट अफेयर जो यूट्यूब पर नहीं आ रहे वो कल सुबह मतलब 20 दिसंबर से 4 बजे स्टार्ट हो जाएंगे, अब बिना रुके ये चलते रहेंगे आपके मेंस तक।
फिलहाल आज की क्लास छोटी रखूंगा, पहली क्लास है क्योंकि और भी आज बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो नुकसान ना हो। आज का आप पेशेंस रखें, ठीक है। बाकी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज में रहेंगी। क्लासेस का जो ड्यूरेशन होगा वो करीब 1.5 घंटे के आसपास का रहेगा। मेरी जो क्लास चलेगी वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रहेगी। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं संडे भी ले लूंगा, टेंशन ना लो, अभी हमारे पास बहुत समय है, सारी चीजें कर लेंगे। और जो ट्यूसडे होगी, थर्सडे होगी और सैटरडे होगी, ये आपकी साइंस की क्लास होगी। साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना, मैडम डिटेल में उसे पढ़ाएंगी, सारी चीजें कवर कर लेना उससे। हाँ तो डीप ही रखेंगे ना, आशुतोष आप देख रहे हो ना स्तर क्वेश्चन का, इसीलिए मैं डीप ही लेकर आया हूं। ये हल्के क्वेश्चन आपको देखने में लग ही नहीं रहे होंगे किसी भी तरीके से। आप इन क्वेश्चंस को आप देख रहे हो ना, इन क्वेश्चन का मतलब ही है कि करीब करीब आपको 2 मिनट तो चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या 1 से 2 मिनट, जहां तक अभी आप केवल 5 या 10 सेकंड में देखते ही आंसर लगाते थे। पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। जो लोग एग्जाम इंजन में नए हैं आप लोग परेशान मत हो, पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। अभी आपके लिए नया है प्लेटफॉर्म, जहां पर क्लासेस का ऑप्शन आता है ना, वहीं पर नीचे देखोगे पीडीएफ का फोल्डर बन जाएगा, वहीं पर मिल जाते हैं। और सारे जो होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं रखूंगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे वहीं कहीं से भी उठ के नहीं आ जाएगा। पिछले 1 महीने से मैंने रिसर्च करके रखी है इन सारी चीजों पे, कि ताकि आपको ये सारा कंटेंट दे पाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो ये स्तर रहेगा, मुझे आज पहली क्लास में आपको दिखाना भी था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। इस बैच में मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं बैच, ठीक है। नोट्स की कॉपी अलग से बना लेना, सारी चीजें आपकी उसमें नोट रहे, बाकी पीडीएफ तो मिलती रहेगी। आज की बात यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, कम टू लर्न एंड गो टू सर्फ। इस बार नौकरी लेकर निकल जाना है बस, और कुछ भी नहीं आप सोचो, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं। 3 महीने के लिए सारी चीजें भूल जाओ, रिश्तेदारी, नातेदारी, पबजी, यूट्यूब शॉर्ट्स, सारी चीजें भूल जाओ। इस 3 महीने इस बार जम के रगड़ के मेहनत कर ली, जीवन बन जाएगा। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, चाहे थिएटर जाओ, चाहे कसीनो जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ना कोई पूछने वाला रहेगा। जब जीवन की बागडोर आपके हाथ में आ जाती है ना, तो लोग आपको स्वेच्छा से अपना लेते हैं। लेकिन वही आप जब निर्भर होते हो किसी के ऊपर, तो लोग आपको अपनाते नहीं है, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, आपको मुंह नहीं लगाना चाहते, आपके पास 2-4 मिनट बैठेंगे फिर वहां से हटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अभी की बात यहीं तक रखते हैं। कंप्यूटर मैं ही पढ़ा रहा हूं और कोई नहीं पढ़ा रहा है, कंप्यूटर मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने कंप्यूटर मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।